हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए हम लोग सेकेंड लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कुछ बच गया है, जैसे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और जो एप्लीकेशंस होते हैं इनके, उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन के बारे में जानते हैं। सो हाइपर कंजुगेशन किसको बोलते हैं कि हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जैसे अपना रिजोनेंस में क्या हो रहा था, रेजोनेंस में अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, उसी तरीके से हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक, विच इज एन कंजुगेशन टू एन अनसैचुरेटेड एटम, जो कि क्या होता है कि एक अनसैचुरेटेड एटम के साथ जुड़ा रहता है। तो वो क्या करता है, वहां पर सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइजेशन दिखाते हैं। यूजुअली द पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच बॉन्ड वेयर कार्बन, जो कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो यहां पर क्या होता है, जो अल्फा होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स के रिस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन होता है आर इन्वॉल्व इन द हाइपर कंजुगेशन, जो कि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रिजोनेंस, और इसको हम लोग नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोलते हैं। जो हाइपर कंजुगेशन होता है इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, नो बॉन्ड रिजोनेंस। और इसी को हम लोग सिग्मा पाई कंजुगेशन या बेकर नॉर्थन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके और भी नाम है, नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोलते हैं इसको, सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं और बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या, इसमें अपना जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के, उनका डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, और ये जो सिग्मा, ये जो कार्बन होना चाहिए sp3 वाला, ये कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच होना चाहिए, कंजुगेटेड कार्बन अपना अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो जैसे कि यहां पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया और ये अपना सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो यहां पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर यहां पर आएंगे, और इस बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, अपना डबल बॉन्ड इस तरीके से यहां पर क्या आएगा अपना, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से फिर से क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिलोक्शन, ये तो पहला बॉन्ड हो गया पहले हाइड्रोजन के लिए। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, दूसरे हाइड्रोजन को यहां पर डिलोकलाइज कर सकते हो, तो यहां पर ये डिलोकलाइज होगा और यहां पर अपना ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, और ये हाइड्रोजन अपना यहां पर बाहर दिखा सकते हैं इसको इस तरीके से। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है उनका डिलोकलाइजेशन हो रहा है। और यहां पर अगर इस कार्बन को बोलूं मैं sp2, क्या होगा, sp2 होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन होगा क्या होगा, sp3 कार्बन होगा। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अल्फा कार्बन के पास जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहां पे एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक तीसरा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होने वाला है, तीसरे में अपना क्या होगा कि वहां पर हमको तीसरे वाले में क्या देखने को मिलेगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ये तोड़ा, ये दूसरा तोड़ दिया, और एक तीसरा, जैसे कि एक बार ये बॉन्ड तोड़ दिया, एक बार ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, एक बार ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। तो तीनों बॉन्ड को तोड़ेंगे, तीनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन करेंगे और अपना रिजोनेंस दिखाएंगे, हाइपर कंजुगेशन। और जहां से जहां तक पूरे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसको हम लोग इस तरीके से हाइपर कंजुगेशन में दिखा सकते हैं। ये है आपका हाइपर कंजुगेशन हाइब्रिड। जैसे रिजोनेंस हाइब्रिड होता है वैसे हम लोग हाइपर कंजुगेशन हाइब्रिड दिखाते हैं, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डीलोकलाइजेशन कहां से कहां तक हो रहा है मॉलिक्यूल में। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से यहां तक पूरा डीलोकलाइजेशन है, ये इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये पूरा बाकी रिंग में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो हम लोग इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। सो यहां पर लिखा भी हुआ कि इन हाइपर कंजुगेशन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एच बॉन्ड मूव स्लाइटली टुवर्ड द रिंग एंड देयरफॉर डिक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सी एच बॉन्ड स्लाइटली लेस देन 1। दिस रिजल्ट इन द वीकनिंग द सी एच बॉन्ड इन्वॉल्विंग इन द हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाइपर कंजुगेशन इन ब्यूटीन। अब ब्यूटीन में हम लोग देखते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो जैसे ही अपना ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हो गया,
अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और इस कार्बन पे लगे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर हमको दो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए एक बार मैं इलेक्ट्रॉन को इधर डिलोकलाइज करा दिया, ठीक, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज किया तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया पहला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। उसी तरीके से हम लोग क्या किए कि अब दूसरा वाला जो हाइड्रोजन था इसका डिलोकेशन करा दिए इधर, और ये बॉन्ड टूटा इधर, तो यहाँ पे आ गया दूसरा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो अल्फा कार्बन पे जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतने ही अपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया गया ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका क्या है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन कहां से कहां डिलोकलाइज हो रहा है। तो एक तो यहां का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट हो रहा है, तो इसको डैश डैश कर दिए, और एक ये कार्बन हाइड्रोजन के जो बीच का इलेक्ट्रॉन है इनका डिलोकलाइजेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसको डैश डैश कर दिए, और यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अपना हाइपर कंजुगेटिव हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका, ब्यूटीन का। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग अपना प्रोपीन में भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसके। जैसे कि यहां पर देखिए ये अपना अनसैचुरेटेड सिस्टम हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन होगा क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन पर लगे हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे वो लोग, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाले में टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन हटा देना, ये बॉन्ड तोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे H+ दिखाएंगे इस तरीके से, और अगर हम लोग दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ से दिखा देते हैं तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा देंगे H+, और जब ये तीसरा वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका 3 बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड दिखाएंगे, और यहाँ पर ये तीसरा वाला इस तरीके से बॉन्ड तोड़ देंगे। तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ये बन जाएगा अपना रिजोनेंस हाइब्रिड की इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन कहां से कहां हो रहा है। तो एक तो कार्बन हाइड्रोजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इस कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग हाइपर कंजुगेटिव हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल में कहां से कहां पे किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सो हाँ, अब यहां पे आता है साइलेंट फीचर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के कौन कौन से साइलेंट फीचर हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं उसको देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल सही बात है कि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। जैसे कि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, वैसे यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। while resonance involve the movement of pi electrons और lone pair। वहीं पर रेजोनेंस में क्या होता है, अपना जो रेजोनेंस होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है, क्योंकि यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, बट वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का केवल पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है थ्रू बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल इन इंडक्टिव इफेक्ट ओनली पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, इट इज ए वीकर देन रेजोनेंस। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस से क्या होता है, वीकर इफेक्ट होता है, बिकॉज इन हाइपर कंजुगेशन स्ट्रांगली बॉन्डेड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। तो यहां पर अगर बात करें दो एटम्स के बीच में एक सिग्मा है और एक पाई है, तो जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, और वहीं पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के बीचों बीच लाई करते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर। वहीं पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव और डाउन साइड में बिलोंग करते हैं, नॉट अ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। तो इस तरीके से जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है पाई से, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन काफी मुश्किल होता है पाई इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरीके से जो अपना रिजोनेंस इफेक्ट होता है
वो हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है। ठीक है, सो आर इन्वॉल्व इन द डिलोकलाइजेशन व्हाइल इन रिजोनेंस, जबकि रिजोनेंस में द मोर लबाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द डिलोकलाइजेशन, जबकि वही जो अपना यहाँ पर रिजोनेंस होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर नेगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। पैरेलल पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। तो यहाँ पर काफी लबाइल नेचर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिजोनेंस में। कंडीशन की अगर बात करें कि क्या क्या कंडीशन है हाइपर कंजुगेशन होने के लिए, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिस भी कंपाउंड में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा उसके क्या होंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, और वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी स्टेबिलिटी, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो स्पीसीज वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। सो मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस में वेयर अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर इक्वल टू 1। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पता करना है तो उसमें जितने भी अल्फा हाइड्रोजन उसको काउंट कर लीजिए और उसमें एक 1 जोड़ दीजिए। उसमें क्या करेंगे, एक 1 जोड़ देंगे तो वो अपना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि जो उसका एक ओरिजिनल वाला स्ट्रक्चर होता है उसको भी काउंट कर लेंगे और बाकी जो ड्रॉ करने पर आएगा। तो एक तो अल्फा हाइड्रोजन और प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द नो बॉन्ड रिजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर कोई पूछे कि नो बॉन्ड रिजोनेंस बोले हाइपर कंजुगेशन का एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा हाइड्रोजन के। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप लोग नोट करके रखेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो वीकर होता है देन हाइपर कंजुगेशन से, और जो हाइपर कंजुगेशन होता है ये वीकर होता है किससे, रिजोनेंस से। रिजोनेंस इफेक्ट बोलिए या मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट से। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और सबसे लोअर जो इफेक्ट होता है वो होता है अपना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, सो यहां पर उसी चीज को दिखाया गया है हाइपर कंजुगेशन को। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन यहां पर इन्वॉल्व इन द एल्कीन अल्काइन कार्बन कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। ठीक, सो ये बातें आपको ध्यान रखना है। सो टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो हाइपर कंजुगेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस एच, ठीक है, और दूसरा होता है माइनस एच। प्लस एच में क्या होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन जो अल्फा वाला कार्बन है उनके हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, इनके बीच में जो बना हुआ है बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड का जो डोनेशन हो रहा है तो यहाँ इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो ये ग्रुप है CH3 ग्रुप ये प्लस एच इफेक्ट दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बेंजीन को डोनेशन हो रहा है। ठीक है, और वहीं पे रिवर्स ऑफ H प्लस एक होता है माइनस एच इफेक्ट। माइनस एच इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विड्रॉ होता है रिंग से। जैसे यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है और ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से इधर टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है तो माइनस एच, और अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है रिंग को तो उसको बोलेंगे प्लस एच इफेक्ट। ठीक, सो अब दूसरा टाइप है, ये पहला टाइप हो गया हाइपर कंजुगेशन का। दूसरा आता है सैक्रिफिशियल एंड आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन। तो सैक्रिफिशियल और हाइपोवेलेंट कंजुगेशन क्या होता है, इफ कोनोनिकल फॉर्म इन द हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। कोनोनिकल फॉर्म मतलब जो हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए उसमें क्या है आपका, उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, चार्ज का सेपरेशन देखने को मिल रहा है। जो चार्ज है
वो क्या हो रहा है, दूर दूर पे, जितना ज्यादा दूर दूर होगा चार्ज का सेपरेशन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है हाइपर कंजुगेशन का, इसको बोलते हैं हम लोग सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन, सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, और वहीं पर जहां पे क्या होगा इस तरीके से, जैसे यहां पे इसका अगर हाइपर कंजुगेशन ड्रॉ करें तो ये बॉन्ड इधर तोड़ना है और ये इधर, तो यहां पर नेगेटिव आएगा और इस वाले हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर देखो हम लोग दिखा दिए इस तरीके से, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और फिर दूसरा वाला हाइड्रोजन इसी तरीके से माइग्रेट करेगा, इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको घुमाना है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और इस वाले हाइड्रोजन को भी इधर इस तरीके से दिखाएंगे। तो इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन के आएंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक और आएगा। बाकी अगर टोटल बात करें तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या है, अल्फा, ये एक अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और एक प्लस जोड़ देना है, पहले वाले को लेकर टोटल 4 हो जाएंगे। अब अगर आप ये ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर में, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। इसी तरीके से एक और बनेगा, उसमें भी क्या होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो जहां पर भी चार्ज का सेपरेशन देखने को मिले, तो इस टाइप के हाइपर कंजुगेशन को हम लोग बोलते हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो इन केस ऑफ सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन द मेजर कंट्रीब्यूशन इज द मेन फॉर्म विच इज न्यूट्रल वन। तो अगर कोई पूछे कि जो अपना इसमें चारों में से, ये चारों जो अपने ड्रॉ होंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, उसमें से सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन होगा हाइपर कंजुगेटिव हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, तो जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन, आइसोवेलेंट। ठीक, तो जिसमें आपको इस तरीके से दिखाई दे कि इफ द कोनोनिकल फॉर्म डू नॉट इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन, तो ऐसा कोनोनिकल फॉर्म जिसमें किसी तरीके कोई चार्ज सेपरेशन दिखाई ना दे, कि एक चार्ज दूसरा चार्ज काफी दूर दूर पे है, ठीक है, तो चार्ज कोई सेपरेशन ना दिखाई दे, तो यहां पर हम लोग बोलते हैं उसको आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन। जैसे यहां पर देखो ये आपका क्या है, कार्बोकेटायन है, और इसके अल्फा पोजीशन पे कार्बन पे हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज होगा तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसके ऊपर केवल एक चार्ज आया और कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। तो जब चार्ज एक ही है तो वहां पे हम लोग चार्ज सेपरेशन नहीं बोलेंगे। चार्ज सेपरेशन मतलब दो लोग के बीच की दूरी सेपरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अकेले है, केवल एक ही चार्ज है, तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो केवल एक है यहाँ पे H प्लस, केवल एक हाइड्रोजन पे H प्लस, तो इसको बोलेंगे आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन। इसमें नो सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आपका रेडिकल है, यहां पर देखिए कार्बोकेटायन था यहाँ पर, और जबकि यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल वाले केस में भी अगर आप क्या करते हो, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, तो वहां पर भी आपको आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिलोकलाइजेशन कराओगे तो यहाँ पे बनेगा अपना डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है तो चार्ज सेपरेशन की बात नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर इस वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन कराते हो तो यहाँ पर आएगा रेडिकल आएगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसी प्रकार से तीसरे वाले हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड का अगर डिलोकलाइजेशन कराते हो तो यहां पर आएगा रेडिकल और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहां पर किसी तरीके से कोई चार्ज का सेपरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन, जहां पे कोई चार्ज का सेपरेशन देखने को नहीं मिलता। इवन इन द आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन द मेन फॉर्म कंट्रीब्यूशन मोर टू द हाइब्रिड देन द अदर। ठीक है, तो ये बातें कुछ हैं, ध्यान रखना है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हाइपर कंजुगेशन पे। तो बताइए क्या हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट।
तो इस तरीके से पहला बोल रहा है कि इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला बोल रहा है कि इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि इट इज डिस्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन, यहां पर डिस्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन होता है, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहां पर स्टेबलाइजेशन होता है। बोल रहा है कि यहां पर CH3 लैक्स हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर अल्फा जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, बोल रहा है कि यहां पर लैक ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी, क्योंकि CH3 है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर आपको लैक्स देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां पर हमको लैक देखने को मिलेगा। यहां पर हमको क्यों, अगर हम लोग यहां पे बात करें तो CH3 के साथ, अगर CH3 के साथ देखोगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इससे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्गर देन द रिजोनेंस, बिल्कुल गलत बात है, अभी ऑर्डर लिखवाया था, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल स्टेबलाइज बाय हाइपर कंजुगेशन। तो अगर आपको देखना है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम स्टेबल है, तो देख लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला वाला देखिए, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर अगर बात करोगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें केवल इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे स्टेबल होगा स्ट्रक्चर, तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगला यहां पर ट्राई कीजिए कौन सा हो जाएगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इन द आइसोप्रोपाइल रेडिकल। तो आइसोप्रोपाइल जो रेडिकल होता है उसमें अपने कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर बनाऊं रेडिकल का, तो यहां पर होगा कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहां पर 2 मिथाइल, इस तरीके से। तो यहां पर देखना है कि जितने ज्यादा कितने यहां पे अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, तो ये हो गया अपना ये इसके रिस्पेक्ट में ये अपना अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अपना अल्फा कार्बन हो गया। तो टोटल इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, तो 6 हो जाएंगे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कौन सा हो जाएगा, बोल रहा है कि हाइपर कंजुगेशन अकर इन, बोल रहा है किस वाले कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन होगा। तो पहले की बात करें तो पहले वाले में देखिए इसके रिस्पेक्ट में इस कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इस वाले एल्कीन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें हमको अल्फा हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा, बी में बिल्कुल होगा। सी वाले में देखेंगे तो एल्कीन के रिस्पेक्ट में बेंजीन लगा हुआ है, तो यहां पर आपको क्या होगा, यहां पर आपका डबल बॉन्ड का रिजोनेंस देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपका क्या होगा, रिजोनेंस होगा, यहां पर आपका रिजोनेंस होगा, ना कि आपका हाइपर कंजुगेशन। तो सी वाला नहीं होगा, डी वाले में नहीं होगा, तो अपना बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन, किस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें अपना पॉसिबल होगा हाइपर कंजुगेशन। तो पहले इसके रिस्पेक्ट में देखना, एल्किन के रिस्पेक्ट में, तो ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें कोई अल्फा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसके रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर अपना, अगर इस वाले रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर इस एल्किन के रिस्पेक्ट में, बेंजीन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर बी वाले में आपके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे आपका रिजोनेंस होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा।
और यहाँ पर अपना क्या है, कोई इसमें अनसैचुरेटेड या कार्बोकेटायन या नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये इसमें एक भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। इसमें बताना है कि कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, तो काउंट कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो ये हो गया अपना, इसके रिस्पेक्ट में हम देखना है, कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में देखना है कि कितने अल्फा है। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया और ये अल्फा कार्बन हो गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो टोटल 1 2 3 4, तो इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 इसमें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। पहले बताया हूं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ये जो इफेक्ट होता है ये केवल रिएजेंट के प्रेजेंस में ही वर्क करता है। जैसे रिएजेंट हटाओगे तो इसका इफेक्ट गायब हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि इट रिफर टू द पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन वन बॉन्डेड एटम टू इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो यहां पर जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही आप रिएजेंट लाओगे तो यहां पर क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये पोलराइज हो जाएगा जो बॉन्ड है। लेकिन जैसे आप हटाओगे इस रिएजेंट को, वैसे ये अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से ये रिवर्स होगा, फिर से ये रिवर्स होगा और यहां पर फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपना एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, केवल रिएजेंट के प्रेजेंस में ही वर्क करता है। ठीक है, सो साइलेंट फीचर क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, तो पहला बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड। और क्या बोल रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। यहाँ पर भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का देखें ना पीछे जो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड था वो टूटेगा, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर देखने को मिलता है। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये जो होता है टेम्परेरी इफेक्ट होता है, केवल रिएजेंट के प्रेजेंस में ही वर्क करेगा। रिएजेंट हटाओगे इफेक्ट गायब हो जाएगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। ठीक है, और इट इन्वॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर रिएजेंट, बट इफ द रिएजेंट इज रिमूव्ड देन इट इज कम्स टू द ओरिजिनल स्टेट। लेकिन अगर रिएजेंट को हटा लिया जाए तो फिर से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ठीक, अगला क्या बोला है, जो अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस इफेक्ट, एक होता है माइनस इफेक्ट। प्लस इफेक्ट में क्या होता है, दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफर टू द एटम टू विच द रिएजेंट गेट अटैच्ड। तो यहां पे क्या होता है, जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है मल्टीपल बॉन्ड का, वो ट्रांसफर हो जाता है किसको, रिएजेंट को। जो भी रिएजेंट रहता है उसको क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर देगा। तो जैसे यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ बॉन्ड बना लिया। सो ये अटैकिंग रिएजेंट था, इसको हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। वहीं पर नेगेटिव इफेक्ट में क्या होगा, माइनस ई इफेक्ट में दिस इफेक्ट इज पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम विच द अटैकिंग रीजन डज नॉट अटैच्ड। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, ठीक है, यहां पर खुद ही अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कैसे, यहां पर खुद ही इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है इससे। कैसे, अगर इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, फिर ये जो नेगेटिव पार्ट है रीजेंट है वो अटैक करेगा और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है इसको, तो इसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। और ये अपना साइनाइड जो है अटैकिंग रीजन की तरह काम कर रहा है। तो दो टाइप के होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ट्राई कीजिए। पहला क्या बोल रहा है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है। तो बोल रहा है कि इट कंप्लीट ट्रांसफर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है कि यहाँ पर कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है।
तो ये बात बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमेरिक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। दूसरा बोल रहा है कि इट वेनिसेस व्हेन द अटैकिंग रीजन रिमूव। तो जैसे आप अटैकिंग रीजन हटाओगे वैसे ही क्या होगा, अटैकिंग वो अपना इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में पहुंच जाएगा। तो दूसरा बात भी सही बोल रहा है कि माइनस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रांसफर टू द एटम विच रीजन टू गेट अटैच। बोल रहा है कि माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका डोनेशन होता है किसको, अटैकिंग रिएजेंट को। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, जो अपना सिस्टम होता है वो रिएजेंट से इलेक्ट्रॉन लेता है, न कि इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ये इनकरेक्ट है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोल रहा है किसमें एग्जिबिट करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने के लिए मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अगर हम लोग बात करें एल्केन्स में, तो एल्केन्स में क्या होते हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमको दिखाई नहीं देगा। दूसरा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपका मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, पोलर वाला मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड भी नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है, और अल्काइल एमीन्स में नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें भी कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो अभी तक जितने भी हम लोग इफेक्ट पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, अब इनका एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इनको हम लोग अप्लाई कैसे करना है। तो पहला हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे, पहला हम लोग जो बात करेंगे स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो जो स्टेबिलिटी होता है कार्बोकेटायन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटायन का, मतलब कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट के। अगर कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ है कोई प्लस एम इफेक्ट या कहीं पर लगा हुआ है प्लस आई इफेक्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। कार्बोकेटायन क्या है, अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करके उसको स्टेबलाइज करेगा। तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी बढ़ता है, कब, जब आपका प्लस एम या प्लस आई ग्रुप जुड़ा रहता है कार्बोकेटायन से। और वहीं पर अगर माइनस एम माइनस आई इफेक्ट लगा रहेगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि माइनस एम और माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो पहले से ही कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके और भी अनस्टेबल कर देगा। तो इस वजह से जितना वीक होगा माइनस एम माइनस आई, उतना ज्यादा वो स्टेबलाइज करे कार्बोकेटायन को। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं पर अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का, तो कार्बन आयन बोले तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एनायन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम और माइनस आई के। ये माइनस एम और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या करता है, अनस्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को। तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी जितना घटेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं माइनस एम और माइनस आई वाले, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके एन आयन को, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करते हैं। तो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। और वहीं पर प्लस एम और प्लस आई ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा स्पीसीज। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर प्लस एम है तो जितना ज़्यादा पुअर होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा कार्बन स्टेबल होगा, कि ये डोनेशन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव, पहले इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन देखते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जैसे यहाँ पे अपना कार्बोकेटायन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो इंडक्टिव जो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटायन के साथ जुड़ा हुआ है 3 मिथाइल ग्रुप, तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा इस तरीके से, तो ये काफी ज्यादा कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा। तो जो टर्सरी कार्बोकेटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, वहीं दूसरा बात करते हैं, तो ये जो अपना कार्बोकेटायन है सेकेंडरी कार्बोकेटायन है,
यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करके इसको स्टेबलाइज करेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये अपना प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ठीक है, यहाँ पर 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करके स्टेबलाइज करेगा। सबसे जो कम स्टेबल होता है वो CH3+ होता है। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा कार्बोकेटायन के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप, वो उतना ज्यादा उसको स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को। तो ये आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इसका जो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, और उसके बाद इसका, और यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसको यहाँ पे मिलेगा इस वाले में, उसके बाद इसमें, ठीक, और उसके बाद इसमें, और इसके बाद सबसे कम इसमें, क्योंकि डी वाले का जो होता है वो प्लस आई ज्यादा होता है एच वाले से। एच वाले से जो अपना ड्यूटेरियम होता है उसका प्लस आई ज्यादा होता है एच से। तो डी ग्रुप जितना ज्यादा जुड़ा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतना ज्यादा करेगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे उतना कम स्टेबलाइज होगा, ठीक है, क्योंकि ड्यूटेरियम का जो प्लस आई होता है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर आपका ड्यूटेरियम 3 लगा हुआ है डायरेक्ट कार्बन के साथ, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को, उसके बाद 3 हाइड्रोजन वाला। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, तो अगर यहाँ पर इस तरीके से ड्यूटेरियम लगा हुआ है तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू मिथाइल से, अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि जो ड्यूटेरियम होता है उसका ज्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये बातें ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी जोड़ दिए हैं और NH3+ ग्रुप भी जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे आपका कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाई देगा, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर जो क्लोरीन लगा हुआ है ये कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, माइनस आई। तो माइनस आई लगाकर ये क्या कर रहा है, और भी ज्यादा अनस्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटायन को, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, यहां पर भी ये माइनस आई लगा रहा है, और यहां पर ये क्या कर रहा है, माइनस आई लगा रहा है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है माइनस आई होता है वो NH3+ का होता है, इस वजह से इसका, फिर उसके बाद नाइट्रो का होता है, सबसे कम होता है क्लोरीन का। तो ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मिलेगा तो स्टेबल होंगे। और वहीं पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और माइनस आई लगेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो और भी ज्यादा क्या करेगा, अनस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर 3 लगे हुए हैं प्लस आई वाले ग्रुप, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला रेडिकल होगा जिसको बोलते हैं टर्सरी रेडिकल। और उसके बाद सेकेंडरी रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। और उसके बाद हो जाएगा प्राइमरी रेडिकल, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और सबसे कम हो जाएगा मिथाइल रेडिकल। वहीं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। क्यों, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, कार्बन आयन है, तो अगर इसका स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो कार्बन आयन उतना स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उसको स्टेबलाइज करते हैं। और वहीं पे कार्बन आयन का जो स्टेबिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ऐसे केस में ये और भी ज्यादा अनस्टेबलाइज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर। तो इस वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जैसे स्टेबल हो गया ये होगा CH3-, फिर उसके बाद CH2-, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है तो ये कम स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये। उसी प्रकार से ये और भी ज़्यादा कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। और यहाँ पर 3 लगे हुए मिथाइल ग्रुप जो कि हाईली अनस्टेबल कर देंगे कार्बन आयन को। तो इस तरीके से ये ऑर्डर हमको देखने को मिलेगा, ओके। और अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जिसका कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड की तरह बिहेव करेगा। और जिसका कंजुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, कंजुगेट वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अपना अच्छा बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ एंड प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ।
तो जो एचडी की स्ट्रेंथ होता है वो माइनस आई के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं। कंजुगेट बेस बनाओगे, जैसे कि ये अपना एक एसिड है, ठीक है, तो इसमें से अगर आप क्या करते हो, H+ को निकालोगे तो ये कंजुगेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कंजुगेट बेस में। अब इसका कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो स्टेबल कैसे होगा, अगर उस पर माइनस आई लगा दो, माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके स्टेबलाइज कर देगा, और प्लस आई रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना वीकर वाला प्लस आई रहेगा उतना स्टेबल रहेगा। और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ में माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, और माइनस आई इफेक्ट जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। सो अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी स्पीसीज में हम लोग क्या करते हैं, अगर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा कंजुगेट एसिड। तो वो हाइड्रोजन जुड़ेगा कब, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। बेसिसिटी को चेक करते हैं हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि उसके पास जो लोन पेयर है उसका डोनेशन टेंडेंसी कितना ज़्यादा है। अगर उसका डोनेशन टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर वो हमारा क्या है, एक अच्छा बेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर बेस उसका डोनेटिंग टेंडेंसी काफ़ी कम है लोन पेयर का, तो बोलेंगे उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, काफ़ी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो अपना क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और भी ज़्यादा, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं अब हाइपर कंजुगेशन का, हम लोग बात कर लिए इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन का। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन आपको चेक करना है कि एल्किन कितना ज्यादा स्टेबल है, तो चेक कर लीजिए कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्किन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला, और उसके बाद मोनो। क्योंकि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा मिथाइल का एल्कीन पर उतना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पर देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है अपने इस तरीके से, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये तीनों लगभग सेम ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर इसके पास 2 हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये है अपना, उसके बाद यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ पर आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाई AERHI, ठीक है। एरोमेटिक, ए का मतलब क्या है, एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन, आर का मतलब है रिजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जो कार्बोकेटाइन होता है वो एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन से स्टेबलाइज होता है, और रिजोनेंस से मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज होता है, ई में बोले तो इक्विवेलेंट कॉनिकल स्ट्रक्चर होगा, और एच का मतलब हाइपर कंजुगेशन से। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटीज को देख सकते हैं, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें बाय हाइपर कंजुगेशन, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा लोग का CH3 रहेगा, ठीक है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कम, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना इस तरीके से। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको ट्राई कीजिए।
क्या हो जाएगा? यहां पे अगर देखेंगे तो एनायन है, कार्बन आयन है, और कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका घट रहा है। अगर कोई माइनस एम इफेक्ट रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, और माइनस आई रहेगा तो वो भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर यहां पे बात करूं तो यहां पे नाइट्रो ग्रुप है जो कि माइनस एम इफेक्ट लगाता है, तो ये क्या करेगा, मेसोमेरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइजेशन मिलेगा वो सेकेंड वाले में, ठीक है। और उसके बाद बाकी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर क्या है अपना COCH3 मेथॉक्सी ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ डोनेट करेगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। और यहां पर जो CH3 है ये क्या करेगा, प्लस CH इफेक्ट दिखाकर इसको और भी ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज करेगा वो पहला होगा, उसके बाद तीसरा होगा क्योंकि इसको कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, उसके बाद तीसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद चौथा हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा पहला, क्योंकि यहां पर पहले वाले में प्लस एम इफेक्ट लग रहा है जो कि हाईली पावरफुल इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसका कुछ इस तरीके से होगा, ये पहला स्ट्रक्चर होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, और तीसरे में क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो स्टेबल करेगा वो दूसरा वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेथॉक्सी ग्रुप है, ये OR ग्रुप क्या करता है, प्लस एम से इसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करेगा, तो दूसरा वाला जो है वो सबसे ज्यादा दिखाएगा। उसके बाद यहां पर देखो दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करेंगे, तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा अपना, पहला वाला। और यहां पर देखोगे ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन क्या होता है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केटायन इज मोस्ट स्टेबल, में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। पहले वाले में देखो ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटायन है, मतलब sp2 कार्बन होगा, 120 डिग्री एंगल होगा, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होगा, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरे वाले में देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काफी कम है, ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो एक, दो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये नहीं होगा। इस वाले में देखोगे तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पे भी दो अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में देखोगे तो यहाँ पर कितने हैं, तीन, चार, पांच, पांच अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काफी ज्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेक करना है, बोल रहा है कौन सा स्टेबल होगा कार्बन आयन, तो जहां पे ज्यादा रिजोनेंस होगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोनिल के साथ रिजोनेंस में है, ठीक है, तो रिजोनेंस में है तो ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर कोई रिजोनेंस नहीं है, अल्टरनेट पोजीशन पे कोई सिस्टम नहीं है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी कोई रिजोनेंस नहीं है, तो पहले वाले में रिजोनेंस है, तो इस तरीके से अपना ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए
इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज लीस्ट स्टेबल। ये वाला कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे आप चेक कर सकते हो कौन सा हो जाएगा, बताओ। इसको आप लोग घर पे ट्राई करना, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ डी और एच वाला, इसको आप कंपेयर कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अगला एप्लीकेशन हम मीजोमेरिक इफेक्ट में बात करें तो यहाँ पर क्या है, टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हम लोग रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। स्ट्रक्चर इन विच द ऑल ऑफ द एटम्स हैव द कंप्लीट वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द नोबल गैस स्ट्रक्चर है स्पेशली स्टेबल एंड लार्ज कंट्रीब्यूशन टू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हम लोग यहाँ पर रिजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। तो जिस सारे एटम्स का जहां पर वैलेंस सेल का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा उसका उसमें हाइपर हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। यहां पर देखो जो अपना CH2 है, यहां पर ये क्या है, इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट है। यहां पर देखोगे तो हेयर क्या है, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के पास क्या है, इसका वैलेंसी कंप्लीट भी है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से, क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है एटम्स का, जबकि यहां पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दूसरा, नॉन पोलर अनचार्ज स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं स्पेशली चार्ज वाले से। तो अगर कोई अनचार्ज होगा वो चार्ज वाले ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन होगा उतनी स्टेबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। सो सेपरेटिंग अपोजिट चार्ज रिक्वायर एनर्जी, सो देयरफॉर स्ट्रक्चर इन द विच अपोज द चार्ज ऑन द सेपरेशन हैव द ग्रेटर एनर्जी, ठीक है। सो देन द दोज दैट हैव नो चार्ज सेपरेशन। तो यहां पर देखोगे न्यूट्रल है और इसके ऊपर चार्ज है, और चार्ज का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा अपोजिट चार्ज का, उतना अनस्टेबल, उतनी स्टेबिलिटी घटेगी। जितना पास में होंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल वाले का क्या होगा, पहले वाले का ज्यादा होगा सेकेंड वाले से स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर करना है। नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन द अदर स्ट्रक्चर। तो जहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो अगर हमको कंपेयर करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहां पे बोलो फर्स्ट में देखो कि क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट कंटेन मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर देखो 2 3 और कितने हैं, 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि इनमें देखो 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो बाकी पहले दूसरे और तीसरे से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो और वह नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्ट्रक्चर दैट कैरी नेगेटिव चार्ज on more electronegative atom and positive charge less electronegative atom are more stable। तो अगर क्या है कि अपना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का कोई पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। तो जैसे यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो सेकेंड जो यूनिट स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट वाले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन चारों में सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। ट्राई कीजिए। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहां पर पहले दूसरे में देखोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल स्पीशीज। तो इन दोनों में से कोई होगा। अब जहां पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास होंगे वो स्टेबल होंगे, दूर होंगे तो कम स्टेबल होंगे। तो यहां पर देखो एक तो ये दोनों अनस्टेबल होंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन काफी ज्यादा है, ये दोनों काफी दूर दूर पे है, तो पहला वाला जो होगा वो लीस्ट स्टेबल बोला जाएगा। इसमें कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। तो यहां पर देखो कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरा वाला जो होगा वो पहले से ज्यादा स्टेबल होगा। उसी प्रकार से यहां पर देखोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा ए वाले से, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, और ये वाला ट्राई कीजिए।
बोल रहा है कि सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टेबल। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है अपना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब लिस्ट स्टेबल। तो इस तरीके से अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट स्टेबल पूछा था तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, या ये वाला पहले ट्राई करते हैं। तो बोला अमंग द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा। तो अगर आप देखोगे, देखिए अगर अपोजिट चार्ज जितने पास में होंगे उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी रहेगा, अपोजिट चार्ज जितने ज्यादा पास में रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी रहेगी, और सेम चार्ज अगर काफी पास में एडजेसेंट पोजीशन पे अगर सेम चार्ज है तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर अगर पहले वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सेम चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के एडजेसेंट पर है, तो ये जो स्पीसीज होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो इसमें पूछा था लीस्ट स्टेबल, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में देखोगे तो अपोजिट चार्ज है एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये नीट में आया है 2024 में। क्या बोल रहा है कि मिथाइल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन एटम स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन ड्यू टू। तो किसके वजह से स्टेबलाइज करता है, ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन। जितने ज्यादा अगर जैसे मिथाइल ग्रुप को पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से जोड़ दिया जाए तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, 2024 में आया था। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो चेक कीजिए अल्फा हाइड्रोजन, पहले वाले में चेक करेंगे तो यहां पर 2 3, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें चेक करेंगे तो यहां पर 3 और यहां पर 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है केवल, और यहां पर 2 2 4 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल। तो इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, बोला है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले वाले में दोनों साइड से इसको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मिल रहा है थ्रू कंजुगेशन, और यहां पर केवल एक साइड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मिल रहा है। ठीक है, और यहां पर बोला जाए तो ये तो अनस्टेबल होंगे, जहां पे रिजोनेंस हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से पहला वाला स्टेबल हो जाएगा। रीजन क्या है कि दोनों साइड से इसको रिजोनेंस मिलेगा। ये 2018 में आया था। इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द कार्बोकेटायन इज अनएक्सपेक्टेड टू मोस्ट स्टेबल, किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट लगाकर और ज्यादा अनस्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटायन पे, और यहां पर माइनस आई लग रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर को देखना है। तो जहां पर नाइट्रो ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहां पर देखो पास पास में है, यहां पर काफी ज्यादा पास में है, तो यहाँ पे और भी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। यहां पे अगर बात करोगे तो जो नाइट्रो ग्रुप और जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटायन काफी दूर दूर पे है, तो यहां पर जो होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और यहां पर अगर देखोगे तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है और कार्बोकेटायन यहाँ पे है, तो इस तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप होता है माइनस आई लगाता है, माइनस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जितना दूर होगा जो माइनस आई उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया होगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस आप लोग क्वेश्चन रिवाइज करो, ढेर सारे क्वेश्चन करते रहो, और प्रीवियस ईयर के मैं करा ही रहा हूँ। बस आप क्या करो, चैप्टर्स को रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे और अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।